ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सेकंड है SN1 रिएक्शन इसे देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। SN2 हमने पिछले क्लास में देखा, आज हम लोग SN1 देखेंगे। सेम यहाँ भी S जो है ये S रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूशन को, सब्स्टिट्यूशन। जो ये N है ये रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोफिलिक, और जो ये 1 है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिमोलिकुलर, तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 1 आएगा। जो SN2 रिएक्शन था उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 था, जो हमने देखा था। न्यूक्लियोफिलिक है मतलब अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा और सब्स्टिट्यूशन होगा, रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद जो SN2 रिएक्शन था सिंगल स्टेप में हुआ था, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। जो SN1 रिएक्शन है 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में जो हमारा सबस्ट्रेट है वो ब्रेक करेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और इसमें ब्रेकिंग होता है तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ये स्टेप स्लो होगा। तो स्लोएस्ट स्टेप यही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास RX सबस्ट्रेट है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके कार्बोकेटाइन बनाएगा R+ और X-। तो इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, इसे मान लो स्टेप फर्स्ट है ये। तो यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्टेप स्लो होगा, ये जो है स्लोएस्ट स्टेप होगा, इसीलिए ये हमारा RDS होगा। फिर सेकेंड स्टेप में जो R+ है न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन करके RY बनाएगा स्टेप सेकेंड में, और ये स्टेप जो है फास्ट होगा। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं RLE, ये लिखते हैं RDS से, स्लोएस्ट स्टेप से। तो स्लोएस्ट स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, K × RX पे डिपेंड करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल हमने Y- लिया है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि RDS में न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा है। तो जो SN1 रिएक्शन है इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे नहीं करेगा, ओनली जो सबस्ट्रेट है इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा 1 आएगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल वाला टर्म आएगा ही नहीं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसीलिए यूनिमोलिकुलर है। अब फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, और जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। रीअरेंजमेंट वैसे हमने GOC में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, दोबारा मैं थोड़ा सा बता दूंगा अभी। तो R+ बन रहा है, इसीलिए इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और जो ये आयन बन रहा है, ये आयन जो हम लोग मीडियम लेंगे, अगर हमारा पोलर प्रोटिक मीडियम है, कोई भी मीडियम है, इस आयन के हाइड्रेशन से, अगर वाटर है मीडियम तो वाटर से हाइड्रेशन होगा, अदरवाइज दूसरा है तो सॉल्वेशन से। सॉल्वेशन के कारण क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी से ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट है वो असिस्ट करता है आयनाइजेशन को, मतलब आयनाइजेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को। जो सॉल्वेशन होगा इससे जो एनर्जी रिलीज होगा उससे ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा, जो असिस्ट होता है बाय सॉल्वेशन। जो एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड होता है वो आता है सॉल्वेशन से। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अब देखो कार्बोकेटाइन है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। कार्बोकेटाइन है sp2 होगा, इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट। ये sp3 में था, फिर से ये sp3 में बन जाएगा। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए इसमें आइसोमर बनते हैं, 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें इन्वर्जन नहीं होगा, इसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होगा। कैसे? जिसको जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ। एक R ले लेते हैं, एक R', एक R'। टर्सरी कार्बोकेटाइन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसमें SN1 ज़्यादा बनेगा। ये X ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट ऐड करेंगे, तो सॉल्वेशन के कारण फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक करने मतलब सॉल्वेशन एनर्जी से ये जो ब्रेकिंग बॉन्ड है नेक्स्ट मॉलिक्यूल का वो हमें मिल जाता है, पॉजिटिव
X माइनस। तो यहाँ पे देखो 2 ही बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। यहाँ पे 4 बनना था तो ये sp3 था। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी से और प्राइमरी से और मिथाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। प्लेनर होगा इसीलिए जो अब न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कार्बोकेटाइन पे, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा R है, R डैश है, R डबल डैश है, न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्लेनर है। तो ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो अब जो इसका बनेगा R डैश, R डबल डैश, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी लग सकता है और इसके अपोजिट साइड से भी आ सकता है। R डैश नहीं, अपोजिट साइड से आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा यहाँ पे, R डैश, R डबल डैश। मतलब इसमें रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमाइजेशन होगा, कंप्लीट रेसेमाइजेशन नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं बनेंगे। क्यों दोनों इक्वल नहीं बनेंगे? क्योंकि पहले देखो यहाँ पे हेलोजन है, तो हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कार्बोकेटाइन बनेगा तब न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, हम लोग एक ही साथ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देते हैं। तो इधर तो स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफाइल इधर रहेगा, बैक साइड रहेगा, जुड़ा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि SN1 रिएक्शन है, बैक साइड पहले से रहेगा। तो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तब फ्रंट खाली होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन उधर ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है तो बैक साइड से जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा रिटेंशन वाले प्रोडक्ट से। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होगा, रेसेमाइजेशन होगा, लेकिन इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट जो है रिटेंशन वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा बनेगा। क्यों ज़्यादा बनेगा? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल बैक साइड में रहेगा। अब अगर बोलोगे तो इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम भी बना देता हूँ। जैसे देखो कार्बन है, एक अल्काइल है, एक मान लेते हैं इधर पे R डैश है, एक R डबल डैश है और ये हेलोजन है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में इसमें हम लोग सॉल्वेंट डाला तो इसका आयनाइजेशन होगा R, ठीक है, R आएगा, R डैश आएगा और R डबल डैश आएगा। ठीक है, अब ये सारे एक ही प्लेन में हो जाएंगे और जो ये हेलोजन है इसके बाहर निकलने के कारण ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और X माइनस बाहर, इसीलिए अब ये प्योर p ऑर्बिटल है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा सेकेंड स्टेप में इस पर अटैक करेगा, जो हमारा ये कार्बन है इसका p ऑर्बिटल खाली है, इधर R है, R डैश है, R डबल डैश है। अब इस पर इधर से भी अटैक करेगा, बैक साइड से भी अटैक करेगा जो न्यूक्लियोफाइल आएगा। मतलब इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, R डैश। अब इसको बना दो, यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लेनर है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। R डबल डैश, ठीक है, और एक न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, इसका मिरर इमेज बोल लो, R न्यूक्लियोफाइल, R डबल डैश, R डैश। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा। इन्वर्जन वाला, हाँ इन्वर्जन वाला ये है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा क्योंकि ज़्यादा जो न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और SN1 रिएक्शन भी जो है एक्जोथर्मिक होगा, ये भी जो है एक्जोथर्मिक इन नेचर होगा, इसमें भी एनर्जी जो है रिलीज होती है, क्योंकि सॉल्वेशन से भी एनर्जी मिलेगा और सेकेंड स्टेप में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहाँ से भी एनर्जी रिलीज होगा, इसीलिए ये एक्जोथर्मिक होगा। और इसका अगर इनर्जेटिक्स देखेंगे तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, ये सिंगल स्टेप नहीं है, 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो है फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इधर हम लोग ले लेते हैं इंथैल्पी, और इधर ले लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग टाइम बोलते थे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है RX न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में ऐड नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप में जो RX है ये कन्वर्ट होगा किस में, R प्लस और X माइनस में, और इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट 1 बनता है इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट 2। फिर ये R प्लस और X माइनस जो बना है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा ये बन जाएगा RNU प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है, तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। अब इसकी अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी, तो सबसे पहला डिपेंड करेगा हमारा अल्काइल पे। तो अल्काइल, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टर्सरी की होती है, उसके बाद सेकेंडरी की होती है, उसके बाद प्राइमरी की होती है, देन मिथाइल कार्बोकेटाइन की होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसमें टर्सरी में जो है SN1 रिएक्शन फास्ट होगा अगर टर्सरी अल्काइल होगा तो। अब मैं रीअरेंजमेंट की बात कर रहा था, एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। CH3 CH CH3 CH2, अगर मान लो ये कार्बोकेटाइन किसी भी कारण से बन गया तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो प्राइमरी की स्टेबिलिटी कम होती है। अब इसे दिख रहा है बगल में, जस्ट बगल वाला, अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो टर्सरी बन जाएगा, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। ये अपने आप हो जाएगा, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव टर्सरी कार्बोकेटाइन, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। इसी तरह मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्यों होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड फैक्टर है लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप वो सेम है जैसा SN2 में था, वैसा इसी में भी आएगा। फ्लोराइड से ज़्यादा क्लोराइड का, क्लोराइड से ज़्यादा ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड से ज़्यादा आयोडाइड का होगा। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा, लोन पेयर देने की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, कौन सा, अगर हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, एसोसिएट होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। कैटालाइसिस जो लुईस एंड ब्राउनस्टेड एसिड है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, और इसमें रीअरेंजमेंट होगा जो कि हमने पहले ही बताया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन है। तो मेन हमें सब्स्टिट्यूशन में 2 ही पढ़ना है, SN1 SN2। आगे चल के मैं जब कंप्लीट रिएक्शन आएगा, जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, तो उसमें मैं थोड़ा सा SNI का भी बताऊंगा, जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन करेंगे। अल्कोहल से जब अल्केन बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5 और SOCl2, वहाँ पे SNI थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं होता क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देख रहे हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें 2 एटम या ग्रुप सबस्ट्रेट से बाहर निकलेगा और या तो पाई बॉन्ड बनाएगा या रिंग बनाएगा या कार्बिन बनाएगा। जनरली हम लोग जो देखते हैं पाई बॉन्ड वाला ही डिस्कस करते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड के अलावा रिंग भी बना सकते हैं और कार्बिन भी बना सकता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच 2 एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड फॉर्म पाई बॉन्ड और रिंग और कार्बिन आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन 3 टाइप्स के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट इज अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन को ही हम लोग 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अल्फा एलिमिनेशन बोलो या 1-1 एलिमिनेशन बोलो, एलिमिनेशन ये सेम चीज़ होता है। अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन तब होगा जब किसी सबस्ट्रेट के सेम कार्बन से 2 एटम या ग्रुप निकलेगा। व्हेन 2 एटम और ग्रुप आर रिमूव्ड फ्रॉम सेम कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन। जैसे ये मान लो कोई हमारा सबस्ट्रेट है, एक X है एक Y है, दोनों इसी कार्बन के साथ है। अगर ये X और ये Y दोनों बाहर निकले, सेम कार्बन एटम से बाहर निकले, तो क्या होगा, XY बाहर निकला, बनेगा क्या, C 2 बाहर निकला, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बिन। कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो तो जो इंटरमीडिएट बनता है उसे क्या बोलते हैं, कार्बिन। तो सेम एटम से बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा हमारा, कार्बिन। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसमें अगर हम लोग कोई बेस डालें तो रिवर्सिबल वैसे होता है ये स्टेप,
बेस डालेंगे तो बेस क्या करेगा, OH माइनस H प्लस को निकाल के CCl3 बना लेगा, माइनस चार्ज आएगा क्योंकि H प्लस बाहर निकल रहा है। और फिर ये Cl माइनस बाहर निकाल के CCl2 बना लेता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो जो दो एटम निकल रहा है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दोनों एक ही इस कार्बन एटम से निकल रहा है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह जो दूसरा होता है वो होता है बीटा एलिमिनेशन, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हम लोग करते हैं। बीटा बोलो या 1-2 एलिमिनेशन बोलो, एलिमिनेशन, इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन में। इसमें क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन एटम से एटम और ग्रुप बाहर निकलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए CC, दोनों एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, तो ये बाहर निकलेगा, यहाँ से X यहाँ से Y, और एक एक फ्री बॉन्ड बनेगा तो इस दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए CH3CH2OH है, इसमें अगर हम लोग एसिड डालें H प्लस तो ये वाटर बन के बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे अल्फ़ा बीटा। तीसरा होता है गामा। गामा एलिमिनेशन में जो है रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसे ही हम लोग 1-3 बोलते हैं, मतलब अल्टरनेट कार्बन से एलिमिनेट होगा ग्रुप। व्हेन 2 एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड या एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्टरनेट पोजीशन, एक छोड़ के, तो यहाँ से 3 मेंबर रिंग बनेगा, जिसे हम लोग 1-3 एलिमिनेशन या गामा एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो 3 एटम है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसके साथ भी लगा होगा, इसके साथ भी लगा होगा, 4, 1 2 3 4, यहाँ X है, यहाँ Y है, तो ये XY बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन वहाँ, यहाँ से X और यहाँ से Y बाहर, ये दोनों बाहर हो गया, तो दोनों फ्री बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा, तो इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा गामा एलिमिनेशन में। ठीक है, तो हमें जो मेनली पढ़ना है वो बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है। बीटा एलिमिनेशन मतलब 1-2 एलिमिनेशन। तो 1-2 एलिमिनेशन में 3 रिएक्शंस होते हैं, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन एंड E1CB रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं E1 रिएक्शन, जैसे SN1 था उसी तरह E1 रिएक्शन। E का मतलब एलिमिनेशन, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E फॉर एलिमिनेशन, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। मतलब ये जो है, जैसे SN1 2 स्टेप में होता था, ये भी 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनाएगा, मतलब ये जो है स्लोएस्ट स्टेप होगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग होगा। फिर सेकेंड स्टेप में उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक होगा, जो बेस है वो प्रोटॉन H प्लस पे अटैक करके उसे बाहर निकालेगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो 2 स्टेप रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकल के कार्बोकेटाइन बनाएगा, और सेकेंड स्टेप में जो प्रोटॉन है ये बाहर निकल के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए सिंपल एग्जांपल ले रहे, मान लो जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे दूसरा एग्जांपल भी लेंगे। X है तो ये एलिमिनेट होगा X माइनस सॉल्वेंट ऐड करने से, और ये जनरली रिवर्सिबल होता है। इसमें सॉल्वेंट डालेंगे क्योंकि जो आयन होता है वो स्टेबलाइज होता है सॉल्वेंट से, और एनर्जी भी हमें सॉल्वेंट के कारण मिलता है। एक हाइड्रोजन मान लेते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ज़रूरी है इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो एक H बाहर निकले। वैसे Br बाहर, मतलब 2 हेलोजन बाहर निकल के भी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। H, तो यहाँ पे क्या होगा, X बाहर निकल गया, X माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, X माइनस बाहर। ठीक है, और ये जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि ये स्लो होता है, यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो सिर्फ जो है सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, जो हम लोग एलिमिनेशन के लिए बेस यूज करेंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जो सब्स्टिट्यूशन था न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है, और जो एलिमिनेशन है वो बेस के साथ होता है। फिर सेकेंड स्टेप में जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है, जो ये कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, इस पे बेस जो है B माइनस इस H प्लस को निकालेगा। तो जो B माइनस है H प्लस को बाहर निकालेगा, तो क्या बनेगा,
H प्लस बाहर, ये माइनस चार्ज यहाँ के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारा। या सिंपली देख सकते हो कार्बोकेटाइन बना तो ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल के डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइपर कंजुगेशन जो 11th में पढ़े थे। लेकिन ये जो है H प्लस बाहर निकलता है ड्यू टू बेस, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके BH बाहर निकालेगा और ये स्टेप जो है फास्ट होगा, मतलब ये रीडिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा। रीडिटरमाइनिंग स्टेप जो स्टेप 1 है ये वाला, यही होगा रीडिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब रेट जो काइनेटिक्स देखेंगे किस पे डिपेंड करेगा, जो सबस्ट्रेट था उस पर डिपेंड करेगा, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 1 आएगा, इसीलिए इसे यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। और ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होगा, 2 स्टेप रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप में प्रोटॉन बाहर निकलता है, वो फास्ट होता है। फर्स्ट स्टेप में जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसीलिए इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। अब एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, चलो अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 CH2 OH, H प्लस के प्रेजेंस में H प्लस क्या करेगा, जो ये देखो इलेक्ट्रोफाइल है तो ये H प्लस लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे लोन पेयर लेगा तो वाटर बनेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो मैं प्रोटोनेशन, इस स्टेप को प्रोटोनेशन बोलते हैं, अल्कोहल वाले चैप्टर में ये रिएक्शन में पढ़ना भी है। एक H था, एक H और आ गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक लोन पेयर बचेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर दिया है इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो इसीलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। इसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। H ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या बनेगा CH3 CH2 प्लस और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यही हमने फर्स्ट स्टेप बोला था, यहाँ पे हमने 2 स्टेप में दिखा दिया। ये क्या हुआ, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। फिर जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, या यहाँ पे हम लोग थर्ड स्टेप बोलेंगे। जो ये कार्बोकेटाइन बना है ये H प्लस लूज करेगा, जो ये बेस है ना, जो ये H प्लस आया है कहाँ से आया हो, जैसे मान लो HCl है तो Cl माइनस इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब ये H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। Cl रहेगा तो HCl, सल्फेट रहेगा तो H2SO4 बना के बाहर निकल जाएगा और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो इसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है, तो टर्सरी की सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी की होगी, देन प्राइमरी की होगी, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी से ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की प्राइमरी से ज़्यादा होती है। ठीक है, और इवन रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक बेस एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से ये फेवरेबल होता है। इसके भी एनर्जेटिक्स देखोगे तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा, इंथैल्पी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो 2 स्टेप में होगा, 2 ट्रांजिशन स्टेट आएगा इसका भी, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में जो था हमारा RX और बेस हमने लिया था, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2 और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, बेस माइनस और X माइनस बाहर हो गया, फिर बेस जो है R प्लस को अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देना, अगर एलिमिनेशन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा हो तो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसे हम लोग सेट-जेफ रूल बोलते हैं। अगर एलिमिनेशन, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CCl CH3 CH3। अब इसका एलिमिनेशन करते हैं, एल्कोहलिक KOH मान लो डाल दिए, एलिमिनेशन करेंगे तो 2 प्रोडक्ट बनेगा इसमें। यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है, क्योंकि Cl यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। तो CH3 CH, अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड CH3 CH3, और अगर ये दोनों सेम है ऊपर बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, यही बनेगा। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, डबल बॉन्डेड ये दोनों कार्बन है, सब्स्टिट्यूशन कितना है, 1 2 3। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन इधर इधर है, तो इसमें एक भी कार्बन नहीं लगा, एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें 1 है 2 है, तो इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। दिस इज सेट-जेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। तो
तो जब एक से ज़्यादा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा तो हम लोग सेट-जेफ रूल से मेजर प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन अगर बेस बल्की हो जाएगा तो वहाँ पे सेट-जेफ रूल नहीं, हॉफमैन रूल लगेगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।